नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में मेरी शिष्या सौम्या ने मुझे अपने पापा के विवाह का कार्ड दिया था। आज आप सुनेंगे योगेश जी का अनुकरणीय विवाह, अलका मैम का आडंबर जो पापा को चिंतित कर गया, और विवाह के कार्ड बंटने के बाद लोगों की ईर्ष्यालु टिप्पणियां जिन पर स्वप्निल ने मुझे चौंकाने वाला जवाब दिया। योगेश जी का अनुकरणीय निर्णय। दूसरा विवाह। सौम्या ने बताया कि उनके पापा योगेश जी एक ऐसी महिला से विवाह कर रहे हैं जिनके पूर्व पति ने बेटा न होने के कारण उन्हें छोड़ दिया था और उनकी 2 छोटी बेटियां हैं। सही दृष्टिकोण। ये सुनकर मैं संतुष्ट हुई कि योगेश जी ने मेरे परामर्श को मान लिया। मैंने सौम्या को समझाया कि यह विवाह एक अनुकरणीय काम है जिससे उन बच्चियों की अच्छी देखभाल सुनिश्चित होगी। मैंने तय किया कि सौम्या को मानसिक मजबूती देने के लिए मैं विवाह में जाऊंगी। अलका मैम का आडंबर और पापा की चिंता। खरीदारी का क्रम। अलका मैम मुझे और पापा को मॉल ले जाती रही और वस्त्र आभूषण से लेकर परफ्यूम तक अनेकों महंगे सामान दिलवाए। पापा की शिकायत। पापा चिंतित थे, इन्होंने तो उल्टी गंगा बहा रखी है। बेटी के ससुराल को उसके पापा की ओर से दिया जाता है। उन्हें लोकलाज की चिंता थी कि लोग कहेंगे बेटी के ससुराल के बल पर नीरज के ये ठाट बाट हैं। संबंध का बदलाव। मैंने अलका मैम का पक्ष लेते हुए अनजाने में ही उन्हें माँ संबोधित किया। मुझे एहसास हुआ कि मैम मेरे लिए बुआ से भी आगे माँ हो गई हैं। विवाह में सुरक्षा। माँ ने निर्देश दिया कि विवाह के कार्ड बंटने के बाद सुरक्षा कारणों से मेरा कहीं भी जाना आना कार और ड्राइवर से होगा। उन्होंने मुझे तैयार करने के लिए ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट भी बुलवाया। सौम्या के पापा के विवाह में उपस्थिति। समझदारी भरा चुनाव। माँ की सलाह पर मैंने एक हल्का परिधान चुना ताकि दुल्हन से अधिक महंगे वस्त्रों में न रहूं। अविश्वसनीय उपस्थिति। अलका मैम का विवाह में जाना, खासकर मेरे साथ, योगेश जी के लिए असंभव का संभव हो जाना जैसा था। सौम्या तो हमें देखकर हर्षातिरेक में थी। आशीर्वाद। मैंने और माँ ने वर वधू को बधाई दी और सौम्या को आश्वस्त किया कि मैं हमेशा उसके साथ हूँ। लोक निंदा और स्वप्निल का तीखा मजाक। टिप्पणियां। हमारे विवाह की सूचना कार्ड के माध्यम से सब तक पहुंचने लगी। जहां हितैषी प्रसन्न थे, वहीं ईर्ष्यालु लोगों की तीखी टिप्पणियां भी आई। यह विवाह तो अंधे के हाथ बटेर लगना को चरितार्थ करने जैसा है। स्वप्निल का जवाब। मैंने उदास होकर यह बात स्वप्निल को बताई। वो ठहाका मारकर हंसा और बोला, वाणी, भारत में वास्तव में बड़े ही ज्ञानी तरह के लोग रहते हैं। वे सही ही तो कह रहे हैं। तीखी प्रतिक्रिया। स्वप्निल के इस जवाब ने मुझे चौंका दिया। मैंने तीक्ष्ण प्रतिक्रिया दी। आपके कहने का क्या अर्थ है? मैं अंधी हूँ? मुझे आपसे तो ऐसी आशा नहीं थी। स्वप्निल ने ऐसा क्यों कहा? क्या वो सच में मेरा मजाक उड़ा रहा था या उसके कहने का कोई गहरा अर्थ है? लोकलाज, ईर्ष्या की चोट और प्रेम में तीखेपन का सामना। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 67, सासू माँ का आडंबर, विधवा का पुनर्विवाह और अंधे के हाथ बटेर की टिप्पणी। आपके पापा दूसरा विवाह कर रहे हैं, इससे आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? मैंने पूछा है। अगर वे इसमें ही अपना और हमारे परिवार का हित देखते हैं तो यह अच्छा ही होगा। वे बड़े हैं, इस तरह के विषयों को मुझसे अधिक अच्छे से समझते हैं। सौम्या प्रसन्न तो नहीं है मगर दुखी भी नहीं लग रही है। क्या आपने अपनी नई मम्मी को देखा है? यह मेरी जिज्ञासा है। हाँ, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। उन्होंने बेटा नहीं जन्मा, इस कारण उनके पूर्व पति ने उनसे विवाह विच्छेद कर लिया है, सौम्या ने बताया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपके पापा एक अनुकरणीय काम कर रहे हैं। इस विवाह से उन 2 छोटी बच्चियों की अच्छी देखभाल सुनिश्चित होगी। क्या ये कार्ड आपके पापा ने मुझे देने के लिए कहा है? मैं संतुष्ट एवं उत्सुक भी हुई हूँ। अंततः योगेश जी ने मेरा परामर्श मान लिया है। नहीं, पापा ने कुछ नहीं कहा है। मैंने ही उनसे 3 कार्ड अपने लिए मांगे हैं। 2 मैंने अपने स्कूल एवं क्लास को आमंत्रित करने के लिए प्रयोग किए हैं। तीसरा यह विशेष आपके लिए है, उसने बताया। मेरे द्वारा अपने पापा की प्रशंसा से वो प्रसन्न हुई है। मैं सौम्या को इस घटना को देखने का एक सही दृष्टिकोण देना चाहती हूँ, ताकि वो अपनी नई माँ एवं अपनी 2 छोटी बहनों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखे। सौम्या ने आमंत्रित नहीं किया होता तो मेरा इस विवाह में जाने का कोई मन नहीं था। सौम्या मेरी प्रिय स्टूडेंट तो है ही, फिर जब से उसकी मम्मी नहीं रही तब से वो मुझे अपनी ही तरह लगने लगी है।
माँ के नहीं होने का सूनापन मैंने सहन किया है। उसे मानसिक रूप से मजबूत करने के विचार से मैंने तय किया है कि मैं उसके पापा के विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगी। फिर एक पूरे सप्ताह तक मुझे एवं पापा को अलका मैम अपने साथ मॉल ले जाते रही हैं। उन्होंने अपनी होने वाली बहू अर्थात मुझे एवं अपने समधी अर्थात पापा को वस्त्र आभूषण से लेकर परफ्यूम तक अनेकों सामान दिलवाए हैं। वे बिना कहे ये सुनिश्चित कर रही हैं कि विवाह के अवसर पर उपस्थित रहने वाले अतिथियों के सामने हम कहीं भी हीन अनुभव नहीं करें। मेरे स्वाभिमानी पापा बहुत मना करते रहे हैं मगर उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी हूँ। मेरे लिए क्रय किए गए आभूषण और महंगे परिधान मैं मैम को ही दे दिया करती हूँ। वे मेरी आशंका को समझते हुए उन्हें अपने घर पर रखना उचित मान लेती हैं। मॉल से लौटने के बाद एक दिन पापा व्यथित हैं। वाणी, आपकी नई सासू माँ ने तो केवल विवाह के लिए मेरे वस्त्र आदि पर इतने रुपए लुटा दिए जितने में 10 वर्ष में भी मैं अपने वस्त्रों पर व्यय नहीं करता। बेटी के ससुराल को उसके पापा की ओर से दिया जाता है। इन्होंने तो उल्टी गंगा बहा रखी है। वे किसी व्यवसायी की तरह गणना करते हुए शिकायत कर रहे हैं। पापा, माँ को जितना मैं जानती हूँ उनके लिए मानवीय गुणों का महत्व धन संपत्ति से अधिक है। वे आपके व्यक्तित्व से अत्यंत ही प्रभावित रही हैं। ऐसे में वे जो भी कर रही हैं उसमें मुझे उनकी बाध्यता लग रही है। विवाह समारोह में वे अपने उपस्थित गणमान्य अतिथियों के बीच आपको किसी तरह से हीन नहीं देखना चाहती हैं। मैंने एक तरह से अलका मैम का पक्ष लेते हुए कहा है। जब मैं कह चुकी तो मुझे मेरे प्रयुक्त माँ संबोधन पर ध्यान गया है। अब तक मुझे टोक टोक कर मैम ने अपने लिए मेरे मुंह पर अपने लिए माँ का संबोधन चढ़ा दिया है। राशील के लिए तो वे बुआ ही हुई हैं, मेरे लिए वे उससे भी आगे माँ हो गई हैं। सौम्या मुझे इतनी प्रिय है कि अपनी नई माँ के विचार से अचानक ही मुझे उसका स्मरण आ गया है। मैं सोचने लगी, काश उसके पापा के विवाह से मिलने जा रही सौम्या की नई माँ अलका मैम जितनी ही अच्छी हो। तब पापा के बोलने के स्वर से मेरी विचार तंद्रा भंग हुई है। विवाह समारोह में मुझे महंगे वस्त्रावरण में देखकर हमारे लोग ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। बेटी के ससुराल के बल पर नीरज के ये ठाट बाट हैं, यही तो कहेंगे ना। वे सोच सोच कर व्याकुल हो रहे हैं। पापा जो हमारे हितैषी होंगे वे तो प्रसन्न ही होंगे। जो हमसे ईर्ष्या करते हैं उनके कहने के बारे में सोचकर क्यों हमें अपना समय व्यर्थ करना चाहिए। मैं उन्हें समझाने का प्रयास कर रही हूँ, यद्यपि मुझे आशा नहीं है कि इससे उन्हें शांति मिलेगी। जो तुम कह रही हो वो सब सही है, मगर बेटी के पिता को लोक लाज का ध्यान भी रखना होता है। चलो छोड़ो, लोगों को कुछ न कुछ कहना होता है। मैंने भी तो दूसरों के बारे में अनावश्यक ही बहुत कुछ कहा ही होगा। पापा आत्मविश्लेषी मुद्रा में अब अपेक्षाकृत शांत लग रहे हैं। अगले दिन कॉल पर मैंने अलका मैम को बताया है, माँ 2 दिन बाद मैं सौम्या के पापा के विवाह कार्यक्रम में जाऊंगी। ओह, मुझे भी शायद इसका आमंत्रण मिला है। उसमें जाने का मेरा कोई विचार नहीं था। अब जब आप वहां जा रही हैं तब मैं भी आपके साथ चले चलूंगी। अब से आपका कहीं भी जाना आना कार से ही हुआ करेगा। आपके और स्वप्निल के विवाह के कार्ड आ गए हैं, वे लोगों में वितरित किए जाने वाले हैं। अब सब में आपकी नई पहचान बनने जा रही है, अतः आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। अलका मैम के कथन में चिंता एवं निर्देश का समावेश है। जी माँ, मैं समझ गई। मेरे संक्षिप्त कथन में मेरी प्रसन्नता झलक रही है। अब से आपके लिए एक कार और ड्राइवर हमेशा उपलब्ध रहा करेगा। कहीं भी जाने आने के पहले आपको ड्राइवर को कॉल करना होगा। सौम्या के घर जाने वाले दिन आप 2-3 घंटे पहले मेरे घर ही आ जाना। मैं स्वयं आपको तैयार करूंगी, मैम ने आत्मीयता से बताया है। उनके कहने में मुझे विकल्प नहीं दिया जा रहा है। अगर मैं उनको नहीं जानती होती तो उनकी प्रभुत्व की ऐसी शैली से मुझे शिकायत हो सकती थी। मैं समझ रही हूँ, ये सब वे मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही कर रही हैं। मैं 2 दिन बाद माँ के कथनानुसार समय पर पहुँच गई हूँ। माँ ने मेरे श्रृंगार के लिए एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट को बुलवा रखा है। माँ ने मेरे सामने वस्त्र और आभूषण रख दिए हैं। जब मैंने उनमें से एक लहंगा चोली चुना तो उन्होंने कहा, वाणी यह है तो बहुत ही सुंदर, किंतु आपको थोड़ा हल्का पहनना चाहिए, अन्यथा आप वहां दुल्हन से भी अधिक महंगे वस्त्रों में होंगी, जो एक असहज दृश्य उपस्थित करेगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, मैं ये सोच नहीं पाई हूँ। वैसे भी यह वर वधू दोनों का दूसरा विवाह है, जो कम आडंबर से ही संपन्न होगा। तब मुझे ब्राइडल स्टाइलिस्ट लेडी ने तैयार किया है, उसकी थोड़ी सहायता माँ ने भी ली है। हम दोनों को वहां देखकर सौम्या तो हर्षातिरेक में नाचने सी लगी है। मैम, आप तो आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं, वो प्रफुल्लित है। वही हम दोनों को अपने पापा और नई माँ से मिलाने के लिए मंच पर ले गई है।
योगेश जी के लिए विश्वास करना कठिन हुआ है। उनके लिए तो मेरा आगमन ही संदिग्ध रहा होगा। अलका मैम का उपस्थित हो जाना तो असंभव का संभव हो जाना जैसा हुआ है। ये बात मुझे अच्छी लग रही है कि अभी कोई जानता नहीं है मैं अलका मैम की बहू बनने जा रही हूँ। सब यही सोच रहे हैं। मैम मुझे बहुत चाहती हैं। सौम्या बहुत अच्छी बेटी है। उसे एक बार पुनः एक अच्छी माँ के रूप में आप मिल रही हैं। यह मेरे लिए भी बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैंने दोनों की प्रशंसा करते हुए कहा है। माँ आप वाणी मैम से मिलो, ये मेरी बेस्ट टीचर है और अलका मैम तो हमारे स्कूल की स्वामी ओनर है। सौम्या ने अपनी माँ से हमारा परिचय कराया है। हमने हाथ जोड़कर वर वधू को बधाई दी है। फिर मैम ने दुल्हन को कान के बूंदे उपहार में दिए हैं। मेरा प्रयोजन सौम्या को आश्वस्त करना है। मैं हमेशा उसके साथ हूँ। ये पूरा होने के बाद हमने शीघ्रता से थोड़ा कुछ खाया है। फिर हम विदा ले रहे हैं। सौम्या चाहती है हम कुछ देर और वहाँ ठहरे। हम यहाँ रहेंगे तो आप अपने अन्य अतिथियों पर ध्यान नहीं दे पाओगी, मैंने उसे समझाया है। सौम्या को ये सच समझ आ गया है। उसने हमारे चरण छूते हुए हमें विदा किया है। दृश्य परिवर्तन। अलका मैम द्वारा तय की गई सूची के अनुसार गणमान्य परिचितों एवं सगे संबंधियों में स्वप्निल संग मेरे विवाह की सूचना आमंत्रण कार्ड के माध्यम से पहुंचने लगी है। हमारे स्कूल में भी यह समाचार स्टाफ एवं छात्राओं सब में पहुंच गया है। हमारे जो वास्तविक हितैषी हैं वे मेरे हर्ष के प्रसंग में प्रसन्नता से सम्मिलित हो रहे हैं। उनकी टिप्पणी होती वाणी आगे के जीवन में सुख समृद्धि संपन्न रहेगी। उसने कम उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था। अब उसे सासू माँ के रूप में अलका भाटिया जैसी बहुत ही दयालु और उदार महिला मिलेगी। एक और तरह की टिप्पणियां भी मेरे पापा और मेरे कान तक पहुंची है। उनमें एक है यह विवाह तो अंधे के हाथ बटेर लगना को चरितार्थ करने जैसा है। मुझे लगा जो लोग हमें बड़े शिष्टाचार से मिलते और स्नेह देते प्रतीत होते हैं वास्तव में उनमें से थोड़े ही हमारे वास्तविक हितैषी होते हैं। मैंने संक्षिप्त में पूरी बात कॉल पर स्वप्निल को बताई है। वाणी भारत में वास्तव में बड़े ही ज्ञानी तरह के लोग रहते हैं। वे सही ही तो कह रहे हैं। स्वप्निल ठहाका मारकर हंस रहा है। आपके कहने का क्या अर्थ है? मैं अंधी हूँ। मुझे आपसे तो ऐसी आशा नहीं थी, मैंने तीक्ष्ण प्रतिक्रिया देते हुए कहा है। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 67 करुणा, पिता के स्वाभिमान और सामाजिक पूर्वाग्रहों की एक निर्मल और यथार्थवादी कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे एक लड़की अपने अतीत को शक्ति में बदलती है और समाज के विचारों से ऊपर उठकर अपने जीवन को देखती है। सौम्या और वाणी का भावनात्मक बंधन। सौम्या का उपकथानक बहुत ही सुंदरता से समाप्त हुआ है। वाणी की सलाह को स्वीकार करके योगेश का एक ऐसी महिला से विवाह करना जिसे 2 बच्चियों की देखभाल की आवश्यकता है, वाणी के परामर्श की शक्ति को दर्शाता है। वाणी की करुणा। सौम्या से उसकी नई माँ और बहनों के बारे में बात करते हुए वाणी की गहरी सहानुभूति दिखती है। वो जानती है कि माँ के बिना जीवन कितना मुश्किल है और वो सौम्या को एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने का प्रयास करती है ताकि वो अपनी नई माँ को स्वीकार कर सके। वर्ग और स्वाभिमान का संघर्ष। नीरज जी की व्यथा। नीरज जी का महंगे कपड़ों और गहनों से व्यथित होना एक मध्यम वर्गीय पिता के स्वाभिमान का चित्रण है। उनका डर कि लोग क्या कहेंगे और बेटी के ससुराल के बल पर नीरज के ठाट बाट है, भारतीय समाज की उस मानसिकता को दर्शाता है जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। अलका मैम की उदारता केवल दिखावा नहीं है। वो नीरज जी के स्वाभिमान को समझते हुए भी उन्हें वो सब देना चाहती है जो उन्हें समाज में सम्मान दिलाए। वाणी का अनजाने में अलका मैम को माँ कहकर संबोधित करना उनके रिश्ते में आई गहराई को दर्शाता है। अप्रत्याशित अंत। सामाजिक टिप्पणी। कहानी में दोहरी मानसिकता की झलक मिलती है। एक तरफ जो लोग वाणी के लिए प्रसन्न हैं और दूसरी तरफ जो ईर्ष्यावश अंधे के हाथ बटेर जैसी बातें करते हैं। ये भारतीय समाज का एक सच्चा चित्रण है। स्वप्निल का मजाक। स्वप्निल का इस पर हंसना और यह कहना कि वे सही ही तो कह रहे हैं एक चौंकाने वाला क्लाइमैक्स है। यह न केवल वाणी को एक झटके से रोकता है बल्कि हमें सोचने पर विवश करता है कि क्या स्वप्निल का ये कथन केवल एक परिहास है या उसके पीछे कोई और गहरा अर्थ छिपा है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। वाणी का स्वर। सौम्या से बात करते समय उसका स्वर सहानुभूतिपूर्ण और शांत हो। पापा से बात करते हुए उसका स्वर समझाने वाली और आश्वस्त करने वाली हो। स्वप्निल से बात करते समय उसके स्वर में शिकायत का भाव हो जो अचानक आघात में बदल जाए। नीरज जी का स्वर। उनका स्वर व्यथित, चिंतित और थोड़ी निराश हो। अलका मैम का स्वर। उनका स्वर कोमल, उदार और निर्णायक हो।
स्वप्निल का स्वर, उसका स्वर शांत और मजाकिया हो जो अचानक एक गंभीर हंसी में बदल जाए। पृष्ठभूमि संगीत बीजीएम, सौम्या के साथ दृश्य, संगीत हल्का और सकारात्मक हो। पापा की चिंता, संगीत थोड़ा गंभीर और चिंतनशील हो। अंतिम दृश्य, संगीत हर्षित और हल्का फुल्का हो जो अचानक चौंकाने वाली धुन में बदल जाए, जिससे श्रोता अगले एपिसोड के लिए उत्सुक हो। एपिसोड 67 समाप्त।